Hello students, today's topic Coulomb's law and its vector form. Now, welcome back. Your topic Coulomb's law and its vector form. Students, चढ़ते सूरज को सलाम करती दुनिया सारी, मेरा यह जीवन हाँ मेरी जिम्मेदारी। चढ़ते सूरज को सलाम करती दुनिया सारी, तेरा यह जीवन हाँ तेरी जिम्मेदारी। Then let's begin this topic, Coulomb's law and its vector form. इसे ध्यान से समझेंगे और निश्चित रूप से इसमें कुछ न कुछ नए कॉन्सेप्ट आपको प्राप्त होंगे। Then let's begin this topic, Coulomb's law and its vector form. Coulomb's law क्या कहता है? कोई भी दो पॉइंट चार्ज, क्या बोल रहे हैं हम? पॉइंट चार्ज। क्यों बोलते हैं पॉइंट चार्ज, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले कूलम्ब्स लॉ है, इसे कंप्लीट करते हैं। मान लीजिए दो पॉइंट चार्जेज हैं Q1 एंड Q2 और इनके बीच की डिस्टेंस है R। देन कूलम्ब्स लॉ इज, इनके बीच लगने वाला अट्रैक्शन और रिपल्सन जो फोर्स होगा, इससे पहले वीडियो में चार्जेस के मध्य अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स के क्या मतलब हैं और क्यों यह कार्य करता है अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स, उसके बारे में बताएंगे। तो जब सेम चार्जेस हैं अट्रैक्शन, यानी सेम नेचर के चार्जेस हैं अट्रैक्शन और अपोजिट नेचर के चार्जेस हैं रिपल्सन फोर्स कार्य करेगा। नेचर से क्या मतलब है, इससे जो अगला वीडियो है उसमें ब्रीफली आपको बताया जा चुका है। तो कूलम्ब्स लॉ कहता है कि इनके बीच लगने वाला अट्रैक्शन पॉइंट चार्जेस के मध्य, पॉइंट चार्जेस बोलना बहुत आवश्यक है। और क्यों आवश्यक है अभी आपके सामने आ जा रहा है। तो दो पॉइंट चार्जेस के बीच लगने वाला जो अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स होगा, वह उन चार्जेस के मैग्नीट्यूड क्या है, इसका Q1 है, इस पॉइंट चार्ज का मैग्नीट्यूड है Q1 और इस पॉइंट चार्ज का मैग्नीट्यूड है Q2। तो पॉइंट चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट हो गया Q1 इंटू Q2। तो वो पॉइंट चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। और अट्रैक्शन और रिपल्सन का फोर्स जो पॉइंट चार्जेस के मध्य होता है, उन पॉइंट चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। पॉइंट चार्जेस की जो डिस्टेंस है R, इसके स्क्वायर के यानी R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/R स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टू कंबाइन बोथ ऑफ द इक्वेशंस, F प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो प्रोपोर्शनल जैसे ही हटेगा तो यहाँ कांस्टेंट आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दैट इज द कूलम्ब्स लॉ। ये कूलम्ब्स लॉ हो गया आपका। अब इसके बाद ये जो डेफिनेशन में या जो फॉर्मूला ड्राइव किया है, उसके बाद भी जो डेफिनेशन बनेगी उसमें पॉइंट चार्जेस के मध्य लगने वाला अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स ही रहेगा। तो ये पॉइंट चार्जेस क्यों बोला जाता है, सीधे चार्जेस क्यों नहीं बोल दिया जाता है, चलिए इसे समझते हैं। मान लीजिए ये दो स्फीयर हैं और इन दोनों पर A और B पर यूनिफॉर्मली चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है। मान लीजिए प्लस सेम नेचर के चार्जेस हैं, प्लस प्लस चार्जेस मान लीजिए इसको, प्लस 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 प्लस। ये बता रहे हैं पॉइंट चार्ज बोलना क्यों आवश्यक है। तो जब इनके बीच, क्योंकि यह भी पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस स्फीयर पर और इस स्फीयर पर भी पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इनके बीच जो रिपल्सन फोर्स कार्य करेगा, क्योंकि सेम नेचर के चार्जेस हैं, इनके बीच जो कार्य करेगा कौन सा अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगेगा, इनके बीच रिपल्सन फोर्स कार्य करेगा। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस पॉजिटिव चार्ज को रिपल करेगा, यह जो पॉजिटिव चार्ज है इस पॉजिटिव चार्ज को रिपल करेगा। अब क्या होगा, इस स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में इकट्ठा हो जाएगा। इनके बीच की जो डिस्टेंस थी R थी,
अब यहां जो पॉजिटिव चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है आर न होकर आर डैश हो जाती है, यानी डिस्टेंस जो है पॉजिटिव चार्जेस के बीच, यदि स्फीयर पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस हैं तो उनके बीच पॉजिटिव चार्जेस की जो डिस्टेंस है वो क्या हो गई, चेंज हो गई। यहां एफ प्रोपोर्शनल क्या था, 1/r², तो यहां जो आर है इन चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो एफ डैश क्या हो जाएगा, एफ से छोटा हो जाएगा, एफ डैश एफ से छोटा हो जाएगा। मान लीजिए सेम डिस्टेंस पर कोई पॉइंट चार्ज होता, ये पॉइंट चार्ज है, मान लीजिए दो प्रोटॉन होते तो इनके बीच लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है वो एफ प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन r²। Q1 इनका जो चार्ज है वो कांस्टेंट है और इनके बीच की डिस्टेंस r भी कांस्टेंट रहेगी, यानी उसी डिस्टेंस पर जो रिपल्सन फोर्स कार्य करेगा पॉइंट चार्जेस के लिए सेम रहेगा, लेकिन डिस्टेंस भी नहीं चेंज कर रहे हैं, यानी स्पेयर टू स्पेयर डिस्टेंस भी चेंज नहीं कर रहे हैं, बावजूद उसके चार्जेस के बीच की डिस्टेंस जो है चेंज हो रही है, क्योंकि पॉइंट चार्जेस नहीं है और जो रिपल्सन जो फोर्स था वह डिक्रीज हो रहा है, उसमें चेंज हो रहा है। तो यह जो नियम है कूलाम्स लॉ का केवल पॉइंट चार्जेस के लिए ही ठीक है। तो देखिए दोबारा से फिर देख लेते हैं। अब मान लीजिए इस पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और इस पर नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, दोनों स्फीयर हैं, प्लस पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पर, स्फीयर की बीच की डिस्टेंस वही रखी गई है b। अब क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, अपोजिट नेचर के चार्जेस हैं, इनके बीच जो कौन सा फोर्स कार्य करेगा, अट्रैक्शन का फोर्स कार्य करेगा। अट्रैक्शन फोर्स जब कार्य करेगा तो ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो इन दोनों स्फीयर का जो चार्जेस है, पॉजिटिव चार्जेस इधर साइड में एकत्रित होगा, ये अट्रैक्ट होगा, इधर साइड में मैक्सिमम जो पॉजिटिव चार्ज है वो इकट्ठा हो जाएगा, और इसका जो नेगेटिव चार्ज है इधर अट्रैक्ट हो रहा है तो इधर इकट्ठा हो जाएगा। अब इन दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच की डिस्टेंस ये होगी, ये न होकर, पहले डिस्टेंस ये थी, ये न होकर ये हो जाएगी, यानी घट जाएगी डिस्टेंस, क्या हो जाएगी, घट जाएगी, r डैश कम हो जाएगी। अब इनके बीच लगने वाला, पहले दोनों स्फीयर के बीच लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है k Q1 Q2 अपॉन r², अब क्या हो रहा है, डिस्टेंस कम हो रही है और F प्रोपोर्शनल क्या बना, Q1 Q2 तो कांस्टेंट है, सेम है यहाँ पे दोनों के लिए, लेकिन डिस्टेंस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और फोर्स क्या है, लगने वाला फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स है, तो F डैश क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है इन दोनों स्फीयर के मध्य यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के कारण वह F डैश क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स इस डेफिनेशन को, कूलाम्स लॉ की जो डेफिनेशन है पॉइंट चार्जेस के लिए है, तो जब भी डेफिनेशन बोलेंगे तो पॉइंट चार्ज बोलना आवश्यक है। चलिए अब चलते हैं, ये के बारे में पता करते हैं। ये जो के कांस्टेंट है ये क्या होता है, के की वैल्यू एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा जो निकल के आई, के इज इक्वल टू 1/4πε0 या ε0 बोल सकते हैं उसको, के इज इक्वल टू 1/4πε0, और यहाँ F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। कूलाम्स लॉ का कंप्लीट फॉर्मूला आपके सामने है। यहाँ 4 पाई ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, एप्सिलॉन कंप्लीट ही 1/4 एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है जिसमें 4 पाई एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, और एप्सिलॉन नॉट जो है इसे कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, निर्वात की वैधोशीलता। एप्सिलॉन नॉट होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस,
यानी यह जो अट्रैक्शन हो या रिपल्सन फोर्स हो, यह जो निकल के आया है चार्जेस, दो पॉइंट चार्जेस के मध्य, ये फ्री स्पेस में है अभी। लेकिन यदि दोनों चार्जेस के बीच यदि कोई मीडियम रख दिया जाए तो चलिए देखते हैं। एफ डैश, मान लीजिए इस फोर्स को अभी हमने लिखा F0, अब लिखते हैं F। दोनों चार्जेस के बीच फ्री स्पेस ना होकर कोई ना कोई मीडियम है, तो F इजिकल टू 1/4 पाई। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी जो फ्री स्पेस था इनके मध्य में, तो फ्री स्पेस की परमिटिविटी ली। अब कोई मीडियम अन्य है तो उस मीडियम की परमिटिविटी लिखी गई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। ये एफ एम कर दिया हमने, ये एफ या एफ रहने दो या F0 कर दो, कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। किसी अन्य मीडियम में है, हमने FM लिख दिया इसको। अब समीकरण इक्वेशन में समीकरण 2 से डिवाइड कर दिया, FO अपॉन FM। 1/4 पाई, 1/4 पाई कैंसिल हो जाएगा, Q1 Q2 कैंसिल हो जाएगा, 1/R स्क्वायर से 1/R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब 1/एप्सिलॉन नॉट में 1/एप्सिलॉन का भाग देंगे तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जिससे लिखा जाता है के। के क्या है? जिस मीडियम में अभी हमने पॉइंट चार्जेस को रखा था उनके बीच जो फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, ज्ञात करने के लिए तो विभिन्न जो फोर्स हैं, फ्री स्पेस में फोर्स है और किसी मीडियम में जो फोर्स है उसका जो रेशियो है के निकल कर आया। या ये कहें कि जिस मीडियम में हमने पॉइंट चार्जेस को रखा था उस मीडियम की परमिटिविटी और फ्री स्पेस की जो परमिटिविटी है उसका रेशियो के निकल के आया है, और इस के को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, कि उस माध्यम का जिसमें हमने पॉइंट चार्जेस को रखा है उस माध्यम का परावैद्युतांक। अब ये जो परमिटिविटी है ये होती क्या है? परमिटिविटी होती क्या है? तो स्टूडेंट्स, परमिटिविटी को आप इस तरह से समझ सकते हैं, किसी माध्यम में जब इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश किया जाता है तो परमिटिविटी उस मीडियम का वह गुण है जो इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज करती है, यानी विरोध की माप है। जब किसी भी मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उस माध्यम का वह गुण है जो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज करती है, यानी विरोध करती है, दैट इज कॉल्ड परमिटिविटी। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? तो परमिटिविटी आपको समझ में आ गई, फिर से एक बार रिवाइज कर रहे हैं। परमिटिविटी किसी माध्यम का वह गुण है जो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर उस इलेक्ट्रिक फील्ड का विरोध करती है, यानी विरोध की माप है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब उसमें अप्लाई कर देते हैं तो जो विरोध की माप है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वह उस माध्यम की परमिटिविटी है। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, इसको कैसे बोलेंगे? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, देखिए F0 क्या है? फ्री स्पेस में पॉइंट चार्जेस के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स। अब इसको केवल फोर्स बोल देते हैं, जो भी होगा इलेक्ट्रिक और रिपल्सन वो अंडरस्टूड है। तो फ्री स्पेस में किन्हीं दो पॉइंट चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स और किसी मीडियम में उन्हीं पॉइंट चार्जेस के बीच और सेम डिस्टेंस पर, डिस्टेंस चेंज नहीं कर रहे हैं, आर है, तो सेम डिस्टेंस पर दो पॉइंट चार्जेस के मध्य लगने वाला फ्री स्पेस में फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, और किसी मीडियम में उसी सेम डिस्टेंस पर उन्हीं पॉइंट चार्जेस के बीच लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स का रेशियो क्या कहलाता है? उस माध्यम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। या इससे भी समझ सकते हैं, इसकी जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन इससे भी दे सकते हो। किसी माध्यम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी मीडियम का क्या होता है? उस मीडियम की परमिटिविटी और फ्री स्पेस की परमिटिविटी का जो रेशियो होता है उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। अब इसमें ये परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो जो भी माध्यम रखा जाता है उस माध्यम को बोलते हैं परावैद्युत, डाइलेक्ट्रिक रखा जाता है। तो समझना होगा डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है जिसमें से होकर वैद्युत धारा प्रवाह नहीं होता है, लेकिन
जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स हैं उनको शो करता है, उनको प्रदर्शित करता है डाइलेक्ट्रिक एज ए इंसुलेटर। यानी इंसुलेटर के तो गुण उसमें होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट्स होते हैं उनको प्रदर्शित करता है। जैसे कांच है, वुनाइट है, मोम है, कागज है, ये डाइलेक्ट्रिक होते हैं। मेनली इनका जो यूज किया जाता है डाइलेक्ट्रिक का, ये कैपेसिटर में उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए डाइलेक्ट्रिक का यूज किया जाता है। इसके बारे में जो चैप्टर आएगा कैपेसिटर का, उसमें विस्तार पूर्वक पढ़ा जाएगा। तो डाइलेक्ट्रिक जो होते हैं, टू टाइप्स के डाइलेक्ट्रिक होते हैं। एक तो होता है ध्रुवित, पोलराइज्ड, सेकंड होता है अध्रुवित। ध्रुवित और अध्रुवित डाइलेक्ट्रिक होते हैं परावैद्युत। ध्रुवित परावैद्युत, इसका एग्जाम्पल है H2O और HCl। अध्रुवित जो परावैद्युत होते हैं, इनके एग्जाम्पल H2N2O2 ये होते हैं। ध्रुवित जो परावैद्युत हैं वे होते हैं जिनमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का जो केंद्र है वो संपाती नहीं होता। और अध्रुवित जो परावैद्युत होते हैं, इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज होते हैं उनका केंद्र संपाती होता है। और अध्रुवित जो परावैद्युत होते हैं, ये बाह्य यानी आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रखने पर पोलराइज्ड हो जाते हैं। इनका नेगेटिव चार्ज एक साइड में और पॉजिटिव चार्ज दूसरी साइड में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ये अध्रुवित जो परावैद्युत होते हैं। तो बहुत ज्यादा नहीं बताएंगे इनके बारे में। फिर से लौटते हैं कूलम्ब्स लॉ एंड इट्स वेक्टर फॉर्म। ये कूलम्ब्स लॉ आपका हो चुका है। अभी इसमें 1/4πε0 के बारे में बताएंगे। इसकी जो वैल्यू होती है 1/4πε0 = 9 × 10⁹ अब 9 × 10⁹ अब इसकी यूनिट की भी आवश्यकता है। तो देखिए 1/4πε0 को यहीं रहने दो और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो f का r² से और q1 q2 का 1 से हो जाएगा। तो 1/4πε0 = fr² q1 और q2। तो 1/ε0 की जो यूनिट है यहां से आपको मिल गई। f फोर्स है न्यूटन, डिस्टेंस है मीटर का स्क्वायर और ये चार्जेस हैं, इनकी यूनिट होती है कूलम स्क्वायर। तो इसका 1/4πε0 की जो यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। केवल वैद्युतशीलता की, परमिटिविटी की, फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हो या परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम हो। देखिए ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इसे εr भी लिखा जा सकता है कहीं कहीं। ये रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सेम होते हैं। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये जो यूनिट आई है 1/4πε0 की आई है, लेकिन हम बात करेंगे ε0 की यूनिट की। तो ε0 की यूनिट 4π तो क्या न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसकी तो कोई यूनिट होगी नहीं। तो इसको हमने पलट दिया 1/ε0 ऊपर पहुंच गया तो ये यूनिट भी पलट जाएगी। कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर ε0 की यूनिट हो जाएगी। स्टूडेंट इसके बारे में कूलम्ब्स लॉ आपको बताया जा चुका है। परमिटिविटी क्या है, डाइलेक्ट्रिक क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, 1/4πε0 का मान क्या होता है, ये सामने लिखा हुआ है। इसकी यूनिट क्या होती है, डायमेंशन और निकाल लेते हैं इसकी। चलिए इसकी डायमेंशन क्या होती है। तो ऊपर क्या आ रहा है q1 q2 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो कूलम की जो यूनिट है, अभी ये इससे पहले वीडियो में आपके में आएगा कूलम q = IT। ये जो 12.2 वीडियो होगा, 12.1 जो वीडियो बनेगा उसमें इसके बारे में, चार्जेस के बारे में और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पूरा बताया जाएगा। तब तक ये समझ लेते हैं q = IT से इसकी क्या निकालनी है, मैं डायमेंशन निकालनी है चार्ज की। q = I क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट, जिसकी डायमेंशन A और t टाइम इसकी डायमेंशन होगी t। तो यहाँ लिख देंगे A² t²। कूलम स्क्वायर हो रहा है तो जो डायमेंशन है उसका स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद न्यूटन,
न्यूटन फोर्स की यूनिट है तो फोर्स की डायमेंशन लिख देंगे m/L/T/-2 और मीटर स्क्वायर, मीटर क्या है, डिस्टेंस की यूनिट है तो डिस्टेंस की यूनिट लिखेंगे L2। डायमेंशन को ध्यान रखना, बड़े ब्रैकेट में बंद करना आवश्यक होता है। तो डायमेंशन को जब भी लिखा जाता है पहले M/L/T इस तरह का सीक्वेंस रहता है, तो सीक्वेंस में लिख लेते हैं। m तो कहीं और है नहीं, m ऊपर जाएगा तो m की पावर -1, l एक l ये है और l की पावर 2 ये है, तो l की पावर 3 और ऊपर जाएगा तो l की पावर -3। t की बात करते हैं तो t स्क्वायर है, नीचे t की पावर -2 है, ऊपर जाएगा तो t की पावर 4। और क्या बचा, नीचे m l t तीनों ऊपर पहुंच गए, अब a स्क्वायर, a की पावर 2। दैट इज डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी, दैट इज डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी। उतारेंगे इसको, मिटा देते हैं। अब कूलाम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म लिखते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज समझना बहुत आवश्यक है। वैसे तो यह है कि वेक्टर का जो चैप्टर था 11th क्लास में, उसमें आप पढ़ चुके हो, फिर भी एक बार उसे बता देते हैं, एंड दैट इज पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश क्या होता है? स्थिति सदिश को हमेशा किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का जो पोजीशन वेक्टर लिया जाता है उसका रेफरेंस पॉइंट होता है ऑरिजिन, ऑरिजिन से के सापेक्ष स्थिति सदिश को लिया जाता है। देखिए ये ऑरिजिन पॉइंट है, अब मान लीजिए ये फोर्स F1 है, ये फोर्स F2 है, ये R1 है इसका पोजीशन वेक्टर और इसका पोजीशन वेक्टर है R2। ये फोर्स F1 है, फोर्स F2 है, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B। ऑरिजिन पॉइंट ये है O। तो F1 का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर R1 और F2 का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर R2। ऑरिजिन से इसको लिखा जाएगा, यानी वेक्टर OA इज इक्वल टू वेक्टर R2 एंड वेक्टर OB इज इक्वल टू वेक्टर R1। ये A और B के पोजीशन वेक्टर हैं। यदि हमें इनसे ये निकालना है वेक्टर AB या वेक्टर BA, तो B के पोजीशन जो बाद में आ रहा है, सॉरी ये वेक्टर AB ऐसे लिखा जाएगा। तो इसमें जो बाद में आ रहा है, हेड की तरफ जो वेक्टर आ रहा है उसके पोजीशन वेक्टर में से टेल की तरफ जो वेक्टर आ रहा है उसका पोजीशन वेक्टर घटा देते हैं। वेक्टर BA निकालना है तो हेड की तरफ कौन आ रहा है, A आ रहा है, तो A के पोजीशन वेक्टर में से B के पोजीशन वेक्टर को घटा देते हैं। तो B का पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर OB, माइनस A का पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर OA। तो ये क्या आएगा, OB वेक्टर R1 और वेक्टर R1 माइनस OA कितना आएगा, वेक्टर R2। वेक्टर BA निकालना है तो A का पोजीशन वेक्टर माइनस B का पोजीशन वेक्टर। तो A का पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर R2, OA A का पोजीशन वेक्टर माइनस B का पोजीशन वेक्टर। A का पोजीशन वेक्टर क्या है यहाँ पे, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि इसकी जो वेक्टर फॉर्म है इसमें स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज रहते हैं और समझने में बार बार गलतियां करते हैं और वेक्टर फॉर्म को इस तरह से छोड़ देते हैं, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। तो ये चीज यदि हम समझ लेंगे तो इसकी जो वेक्टर फॉर्म है, चाहे इसकी कूलाम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म हो या 11th में जो हम पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स उसकी वेक्टर फॉर्म हो, या फिर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें भी वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा। तो कोई भी किसी भी तरह की वेक्टर फॉर्म हो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, बड़ी ही इजीली तरीके से आप लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा समझना है इनको, आगे बढ़ते हैं। वेक्टर BA इज इक्वल टू A का पोजीशन वेक्टर माइनस B का पोजीशन वेक्टर, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। तो पोजीशन वेक्टर, अब जो वेक्टर AB आया है वो यहां किस तरह से प्रदर्शित करोगे, वेक्टर AB ये डायरेक्शन है,
ये है डायरेक्शन वेक्टर ए बी। वेक्टर बी ए कौन सी डायरेक्शन है? वेक्टर बी टू ए, ये डायरेक्शन है बी से ए तक की डायरेक्शन वेक्टर बी ए ये है। अब ए से बी तक जो डिस्टेंस है इन अ सर्टेन डायरेक्शन, सर्टेन डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो डायरेक्शन है डिस्टेंस के साथ डिस्प्लेसमेंट है, ये वेक्टर ए बी एंड बी है। और वैसे भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट तो है ही, मैग्नीट्यूड सेम है वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2 का, केवल जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है, अपोजिट है। केवल डायरेक्शन जो है और वो अपोजिट है, केवल मैग्नीट्यूड सेम है। अब बात करते हैं हम यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है एक ऐसी वेक्टर क्वांटिटी, फिजिकल वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो लेकिन उसमें डायरेक्शन हो, दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। मान लीजिए वेक्टर आर है, वेक्टर आर है और इसका यूनिट वेक्टर हमको ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे? इसका परिमाण 1 करना है। मान लीजिए ये वेक्टर आर न होकर वेक्टर वी है, वेलोसिटी है, और वेलोसिटी दे रखी है 25 किलोमीटर पर आवर और डायरेक्शन है पूरब की ओर, पूरब की ओर। तो डायरेक्शन तो क्योंकि यूनिट वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो पूरब की ओर डायरेक्शन तो हो गई, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड है 25 किलोमीटर पर आवर। अब यूनिट वेक्टर बनाना है तो इसका जो मैग्नीट्यूड है उसको 1 कैसे करेंगे? इसके मैग्नीट्यूड का ही भाग देना, 25 का ही भाग देना। 25 से 25 कट गया तो क्या आएगा? 1 किलोमीटर पर आवर पूरब की ओर, पूरब की ओर। ये यूनिट वेक्टर बन गया इस वेलोसिटी का। ये हो गया वी वेक्टर वी, ये है, और वी कैप ये हो गया 1 किलोमीटर पर आवर पूरब की ओर। तो कैसे निकाला ये हमने? कैसे निकाला? मैग्नीट्यूड का भाग देकर, जो वेक्टर है इसके मैग्नीट्यूड का भाग देकर। जब मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो उसमें डायरेक्शन नहीं रहेगी। तो वेक्टर वी कैप को हमने कैसे निकाला है? वेक्टर वी में इसके मैग्नीट्यूड का भाग देकर, मॉडुलस ऑफ वेक्टर वी का भाग देकर हमने यूनिट वेक्टर, वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर ज्ञात कर लिया है। या फिर इसको ऐसे लिखा जा सकता है वेक्टर वी अपॉन केवल वी, यानी जब ये दो डंडे लग जाते हैं इसे बोलते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर वी। दैट मीन्स इसमें जो डायरेक्शन है वेक्टर वी तो लिखा हुआ है, लेकिन मॉड लगते ही ये शो कर रहा है कि ये इसमें डायरेक्शन नहीं है, केवल इसका मैग्नीट्यूड है। जैसे 25 किलोमीटर पूरब की ओर, तो इसमें पूरब नहीं है, इसमें केवल इसका मैग्नीट्यूड 25 है। इससे ये कट गया, 1 किलोमीटर पूरब की ओर यूनिट वेक्टर आपको प्राप्त हो गया। इसीलिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, फिजिकल वेक्टर क्वांटिटी का जब भी आपको यूनिट वेक्टर निकालना हो तो उस वेक्टर क्वांटिटी में उसके मैग्नीट्यूड का भाग देकर हम यूनिट वेक्टर ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद इसकी जो वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म हम लिखेंगे, बहुत ही इजी हो जाएगी आपके लिए इसे समझने के बाद। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। मिटा देते हैं स्टूडेंट्स इसको। ये कोई पॉइंट चार्जेस हैं, ये फोर्स F1, सॉरी ये पॉइंट चार्जेस Q1, ये पॉइंट चार्जेस Q2। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने जा रहे हैं हम, फोर्स को, कूलम्ब्स लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। तो दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 और Q2, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है R। क्या है? R। अब सेम नेचर के चार्जेस हैं, या तो पॉजिटिव हैं दोनों या फिर नेगेटिव है, और जब सेम नेचर के चार्जेस हैं तो उनके बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स कार्य करेगा वो रिपल्सन का होगा, यानी Q1 Q2 को रिपेल करेगा। Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल Q1 के कारण लग रहा है तो इसको हमने F1 लिखा, और Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, इसको हमने F2 लिखा। तो F1 क्या आएगा? यदि हम इसे वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखते हैं तो F1 आएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R²। और जैसे ही F1 पर हम वेक्टर लगा देंगे तो वेक्टर
फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो यहां यदि हम वेक्टर लगा देंगे तो इसको भी वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। 1/4πε0 स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं लगा सकते हैं कहीं भी। Q1 Q2 क्या चार्ज है, स्केलर क्वांटिटी है, कहीं भी वेक्टर नहीं लगा सकते हैं। डिस्टेंस r इन अ सर्टेन डायरेक्शन, तो डिस्टेंस को हम वेक्टर के रूप में लिखेंगे। तो कैसे लिखा जाएगा? F1 क्या है? Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल को हमने क्या लिखा है? F1 लिखा है। तो Q1 से Q2 की ओर जाएंगे, Q1 से Q2 की ओर जाएंगे, Q2 पर लगने वाला बल F2 लिखो, और Q1 पर लगने वाला बल है F1। Q2 पर फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को हमने F2 लिखा। अब Q1 के कारण बल लग रहा है, उसको अभी हम बाद में लिखेंगे। केवल हमने इस तरह से लिखा है कि Q2 पर जो फोर्स अप्लाइड है उसे हमने F2 लिख लिया है, और Q1 पर जो फोर्स अप्लाइड है उसको हमने F1 लिख लिया है। F21 F12 इसका कंफ्यूजन बार बार रहता है कि F21 लिखा जा रहा है, R12 R21 लिखा जा रहा है। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने Q2 पर लगने वाले फोर्स को F2 लिखा है, और Q1 पर लगने वाले फोर्स को क्या लिखा है? हमने F1 लिखा है। तो हम Q2 पर लगने वाला फोर्स F2 निकाल रहे हैं अभी। 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्शन दी नहीं जा रही है। अब डायरेक्शन देते हैं, क्योंकि फोर्स को हमने वेक्टर फॉर्म में लिख लिया है। तो 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब डिस्टेंस R की देंगे, तो बल किसके कारण लग रहा है? Q1 के कारण लग रहा है, तो Q1 से Q2 की ओर चलेंगे। ये डायरेक्शन Q1 से Q2 की ओर चलेंगे, यानी 1 से 2 की ओर चलेंगे। तो इसको हमने लिखा R12 कैप, R12 वेक्टर R12 लिखा हमने इसको, यानी Q1 से Q2 की दूरी। Q1 मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं है, लेकिन डायरेक्शन चेंज होगी। इधर चलेंगे Q1 से Q2 की ओर, ये डायरेक्शन होगी, और Q2 से Q1 की ओर चलेंगे तो ये डायरेक्शन होगी, ये डायरेक्शन। तो हमने Q1 से Q2 की ओर चल रहे हैं, क्योंकि F2 जो बल है Q1 के कारण Q2 पर अप्लाइड है, तो Q1 से Q2 की ओर इस तरह से चल रहे हैं, ये डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन को हमने 1 से 2 की ओर, यानी Q1 से Q2 की ओर वेक्टर R12 लिखा है। यहां जो R स्क्वायर होती है यह केवल डिस्टेंस का स्क्वायर होती है, यहां केवल मैग्नीट्यूड होता है। तो हम डायरेक्शन जो है 1 से 2 की डायरेक्शन को हम कैसे दे सकते हैं कि इसके मैग्नीट्यूड पर कोई भी असर न पड़े? R12 कैप में दे सकते हैं, क्योंकि अभी हमने यूनिट वेक्टर जो आपको बताया था उसका क्या मतलब था? उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, और 1 का मल्टीप्लाई इससे होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर से होगा, तो इसके मैग्नीट्यूड पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। मैग्नीट्यूड और R12 कैप के कारण इसको एक डायरेक्शन मिल जाएगी पूरे इसको फोर्स को, जो होगी Q1 से Q2 की ओर, R12। तो R12 कैप लिख दिया हमने यहां पर। तो वेक्टर F2 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब R12 कैप को कैसे निकाला जाएगा? R12 कैप को यानी यूनिट वेक्टर को कैसे निकाला जाता है? उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड का भाग देकर। क्या करेंगे? वेक्टर R में, वेक्टर R12 में वेक्टर R12 के मॉडुलस का भाग दे देंगे, यूनिट वेक्टर प्राप्त हो जाएगा आपको। तो वेक्टर F2 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर इंटू वेक्टर R12। ये क्या है? मॉडुलस है, इसमें केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन इसमें नहीं है। जब डायरेक्शन इसमें नहीं है तो डिस्टेंस ये है Q1 से Q2 तक की, जो कि R है, मैग्नीट्यूड नहीं है, वो सॉरी डायरेक्शन नहीं है, केवल मैग्नीट्यूड है। तो इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, वेक्टर R12 का मॉडुलस, या केवल R इसको लिखा जा सकता है, या R12 आप लिख दीजिए, R12 का मॉडुलस हो गया ये, फिर इसको भी R12 लिख देते हैं, या मत लिखो, ऐसे ही रहने दो। चलिए, वेक्टर F2 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R क्यूब और वेक्टर R12। ये वेक्टर फॉर्म आ गई।
कूलाम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म है आपके सामने F2 पर लगने वाले फोर्स की। अब F2 पर जो फोर्स अप्लाइड है ये B बिंदु पर, इसे पॉइंट B लिख दो, इसे A लिख दिया हमने। Q2 पर जो फोर्स अप्लाइड है F2 किसके कारण है? Q1 के कारण। तो यहां हम F21 अब लिख देते हैं इसको, इस फोर्स को F21 1 के कारण 2 पर लगने वाला फोर्स, और डिस्टेंस है Q1 से Q2 तक की, ये डायरेक्शन शो कर रहा है Q1 से Q2 तक की। अब जिस तरह से Q1 Q2 पर एक फोर्स अप्लाइड कर रहा है, Q2 भी Q1 पर एक फोर्स अप्लाइड करेगा। अब F1 पर लगने वाला फोर्स हमने वेक्टर F1 लिख लिया। क्या होगा? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब हमने वेक्टर F1 यानी Q1 पर लगने वाला जो फोर्स है उसको वेक्टर फॉर्म में लिखा है, इसको F1 को हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा है, तो इसको भी हमें वेक्टर फॉर्म देनी होगी। तो कैसे देंगे? अब Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला फोर्स है, तो इसकी डायरेक्शन Q2 से चलेंगे, डिस्टेंस की डायरेक्शन ये होगी R2 से 1 की ओर, वेक्टर R21। अब यहां वेक्टर R21 नहीं लिखेंगे क्योंकि वेक्टर R21 लिखते ही ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। इसे हमें केवल डायरेक्शन देनी है, बाकी इसका मैग्नीट्यूड सेम रहना चाहिए। मैग्नीट्यूड सेम कैसे रहेगा? इसमें R21 कैप का मल्टीप्लाई करने से, क्योंकि R21 का मैग्नीट्यूड क्या है? केवल 1 है, और R21 कैप से डायरेक्शन इसको मिल गई Q2 से Q1 की ओर। तो वेक्टर F1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R21 कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड का भाग देकर निकालते हैं। तो क्या करेंगे? इस वेक्टर में, इसके वेक्टर में इसके मैग्नीट्यूड का R21 कैप का भाग दे देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। अब यहां से वेक्टर F1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू वेक्टर R21 बटे, अब R21 का जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम है, R डिस्टेंस चाहे तो Q1 से Q2 की ओर जाइए या Q2 से Q1 की ओर जाइए। इसमें जब मैग्नीट्यूड आ गया तो उसमें डायरेक्शन नहीं है, तो इसे R21 आप लिखें या केवल R लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो R21 इसे हमने क्या लिख लिया? R21 का जो मॉडुलस है, वेक्टर R21 का जो मॉडुलस है वो क्या आएगा? R आएगा। तो वेक्टर F1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R3 और वेक्टर R21। ये दोनों फोर्सेस, अब ये जो फोर्स अप्लाइड है F1 पर अप्लाइड है, Q1 पर अप्लाइड है, ये फोर्स किसके कारण है? Q2 के कारण है। तो यहां हमने अब 2 को लिख दीजिए। अब आपका ये जो कंफ्यूजन है कि F21 यहाँ R12, ये कंफ्यूजन आपका दूर होना चाहिए। ये F2 है, 2 पर अप्लाइड फोर्स है, और 1 के द्वारा तो 1 से 2 की ओर चलेंगे। ये F1 फोर्स है, यानी 1 Q1 पर अप्लाइड फोर्स है, Q2 के कारण है, तो 2 से 1 की ओर है। जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है या डिस्टेंस की जो डायरेक्शन है वो 2 से 1 की ओर है। अब यहां से देखिए F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R3 इंटू, जब किसी भी वेक्टर को 180 से घुमा दिया जाता है, 11th में हमने पढ़ा था वेक्टर A इज इक्वल टू, अब इसे 180 हमने वेक्टर A को घुमा दिया तो माइनस वेक्टर A हो जाता है। तो इसे हम वेक्टर R21 और वेक्टर R12, वेक्टर R12 क्या है? डिस्टेंस की ये डायरेक्शन है, R21 क्या है? डिस्टेंस की ये डायरेक्शन है। तो वेक्टर R12 को माइनस वेक्टर R21 के बराबर हो जाता है। तो हमने वेक्टर R21 को हमने क्या कर दिया? माइनस के वेक्टर R12, वेक्टर R12। तो वेक्टर जो F21 है वो है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R3 इंटू वेक्टर R12, इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड क्या आया है? Q1 पर लगने वाला फोर्स माइनस के
1/4πε0 Q1 Q2 बटे RQ इंटू R1 वेक्टर R12 इक्वेशन सेकंड है। तो ये वैल्यू किसकी है, देखिए ये वैल्यू ये है 1/4πε0 Q1 Q2 बटे RQ और वेक्टर R12 तो F12 वेक्टर F12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस और वेक्टर F21 हमने कूलाम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म लिखी और इससे ये हमें पता चल गया कि F1 Q1 और Q2 पर जो फोर्स अप्लाइड हैं वो सेम है मैग्नीट्यूड में, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है। तो स्टूडेंट्स आज के इस टॉपिक में कूलाम्स लॉ एंड इट्स वेक्टर फॉर्म ये कंप्लीट हो चुका है। अगले चैप्टर में अगले जो टॉपिक होगा आपका जो अगला वीडियो है उसके लिए बनाएंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से रिलेटेड होगा। और साथ ही साथ कूलाम्स लॉ से पहले कुछ चीज़ें हैं इस चैप्टर की जो रह रही हैं और बेसिक कंसेप्ट हैं उनको आपको बताएंगे। तो इस वीडियो में हमारे साथ बने रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।